आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बिना कुछ देरी के। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा वर्ष 2007 में। हम जानते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी, लेकिन अधिनियम कौन सा था? अधिनियम भी याद रखना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 था। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब लाया गया था, तो आंसर क्या होगा? 2005 था। और ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको इसे याद रखना। और इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन करंट के तौर पर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 12 मार्च 2024 को अपना कैमा स्थापना दिवस बनाया, तो कैमा बनाया 19वां। अब जानते हैं इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो और जानते हैं इसके बारे में, देखते हैं। अब इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन अध्यक्ष को छोड़कर 2 महिला सदस्य कम से कम होनी चाहिए। और प्रथम अध्यक्ष इस आयोग के शांता सिन्हा हैं और वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं। और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? जो इसमें एक अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक होता है। अब जो नियुक्ति कौन करती है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की, तो कि केंद्र सरकार करती है। इतना याद रखना, कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस आयोग के बारे में इतना ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इतना इस आयोग के बारे में याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और देश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हेक्टर मुनरो का नेतृत्व, हेक्टर जो मुनरो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? एक मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, और ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और एक अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेकंड वाला सही होगा। आइए बक्सर के युद्ध से 3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उन्हें और देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था? मीर कासिम था। और बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। अगर पूरी डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 है। तो आपको बक्सर के युद्ध में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल को स्थानीय रूप से कोटड़ा डिम्पा कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा। अब धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये भी पूछा जाता है, धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। और पूछा जाता है धौलावीरा की खोज किसने की थी? ये की थी 1967 में। किसने? 1967 में, और कहीं कहीं 1967-68 है, तो इसे भी याद रखना। और किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। इसे याद रखना। कब की थी? 1967 में, कहीं 1967-68 है, और किसने? जेपी जोशी ने। अगर पूरा नाम की बात करें तो जगतपति जोशी ने की थी। और धौलावीरा के जो निवासी थे वो जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। और पूछा जाता है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कौन सा? दुर्गा भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। और धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है, तो इसे भी याद रखना। अब धौलावीरा की खोज तो 1967 या 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, लेकिन धौलावीरा में उत्खनन किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि धौलावीरा में 1990 के आसपास उत्खनन किसने कराया था? तो ये रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाया गया था। तो इसे भी याद रखना, खोज अलग है और उत्खनन अलग है। अब धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो इसे भी याद रखना। कैमा धरोहर है ये? यूनेस्को का 40वां विश्व धरोहर स्थल है।
और आइए देखते हैं धौलावीरा से 2-3 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। ये धौलावीरा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में, अभी बताया कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था डैश भागों में विभाजित था, अभी बताया था कि 3 भागों में विभाजित था। और किसने 1990 में धौलावीरा में अपना उत्खनन शुरू किया था, अभी बताया था मैंने, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। तो आपको धौलावीरा के बारे में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का डैश राजवंश था। तो हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। अब 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इन्हें याद करने की एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? गुलाब खिले तो सूंघ लो। क्या है ट्रिक? गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं, इसे भी याद रखना। और खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, और सूंघ में सू से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। तो अब देखो, आप देख सकते हैं पहला तो गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश था, चौथा सैयद वंश था, 5वां लोधी वंश था। तो आंसर क्या है? चौथा था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किन्होंने किया था। अब तुम देख सकते हो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था, लगभग 94 वर्ष तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम खिलजी वंश ने, और आप देख सकते हैं खिलजी वंश ने लगभग 30 वर्ष किया था। इसे याद रखना। ये अनेक बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था, सबसे कम शासन किसने किया था। तो आप याद रखना, सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश ने और सबसे कम खिलजी वंश ने। और आप इनकी डेट भी याद रखना। गुलाम वंश कब से कब तक है, डेट भी पूछी जाती है कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है। तो 1206 से 1290 लगभग 84 वर्ष, खिलजी वंश 1290 से 1320 लगभग 30 वर्ष, और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक लगभग 94 वर्ष, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक लगभग 36 वर्ष, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक लगभग 75 वर्ष। तो आपको इस ट्रिक याद कर लेना और आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। और ट्रिक भी आसान सी है, क्या है? गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो जो मोहिनीअट्टम है ये भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे? भगवान विष्णु से संबंधित है। और हम जानते हैं भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान भस्मासुर को वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो इसलिए कि मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? ये भगवान विष्णु से संबंधित है। जो मोहिनीअट्टम शब्द है इसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है, और इस नृत्य का नाम हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु से मिलता है। और जो मोहिनीअट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो, अब ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, तो हमारे 8 और शास्त्रीय नृत्य हैं, और हमारी शास्त्रीय भाषा भी हैं। तो उनके बारे में भी जानिए, क्योंकि जब ये पूछा जाता है तो और भी पूछे जाएंगे। अब देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ कौन सी? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। अब जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का, जो कथकली है वो केरल का, जो मणिपुरी है वो मणिपुर का, ओडिसी वो उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया असम का, और कथक उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र राजस्थान का भी आ जाता है। अब ये तो रही हमारी 8 शास्त्रीय भाषा 8 शास्त्रीय नृत्य। अब मैं अपनी शास्त्रीय भाषाओं के बारे में देखता हूँ कि हमारी शास्त्रीय भाषा कहीं हैं। अभी 2024 में जैसे फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं वो 6 हैं, लेकिन अभी 2024 में भी घोषित किया गया है फारसी को, उसी के बारे में भी बताऊंगा मैं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जिसे 2004 में घोषित किया गया था। दूसरी संस्कृत है, और फिर 2008 में 2 भाषाओं को घोषित किया गया था, कन्नड़ और तेलुगु, और फिर 2013 में मलयालम, और 2014 में ओडिया को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो वो तमिल है, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। आइए और जानते हैं। अब जनवरी 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि केंद्र ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। अब आप तो कहेंगे कि अभी तो सर आपने बताया था 6 हैं, लेकिन अभी तक 6 थी।
कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। लेकिन हमारे जो साहित्य के कार्यों के लिए इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा 2 भाषा और यूज की जाती हैं, एक पाली है और प्राकृत है। तो अब इसमें कौन सी और शामिल हो गई? अब 6 तो ये हमारी ये हो गई, एक ये पाली और एक प्राकृत है, तो 2 ये हो गई 8, और एक नमी किसे घोषित किया गया? फारसी को। तो इस प्रकार मिलाकर ये केमी भाषा हो गई हमारी फारसी, 9वीं भाषा हो गई। अब फारसी को जोड़ने से कुल 9 शास्त्रीय भाषा हो जाती हैं। लेकिन इसे जो ये 2 भाषाएं इन्हें साहित्य के कार्यों के लिए ही नई शिक्षा नीति के तहत संरक्षित किया जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में इतना, मोहिनी अट्टम नृत्य की बात आई तो मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल बताई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी जब देश के प्रतिनिधि बॉम्बे में मिले थे? हम जानते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1885 में हुई थी। आप 1885 नहीं, पूरी डेट याद रखना, दिसंबर 1885, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 1885 चारों ऑप्शन में मिलता है, लेकिन उसके महीना अलग मिलते हैं बस, क्योंकि ज़्यादातर पता होता है अधिक स्टूडेंटों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? दिसंबर 1885 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नाम शॉर्ट में उन्हें A.O. ह्यूम कहा जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह बम्बई में आयोजित किया गया। और जो ये बम्बई में आयोजित किया गया था, लेकिन कहाँ हुआ था ये इसकी पूरी डेट याद रखना। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गवालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका प्रारंभ में नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 थे। अब पूछा जाता है, जब बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था तो इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भौमेश चंद्र बनर्जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सचिव A.O. ह्यूम थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 72 सदस्यों ने, और सर्वाधिक सदस्य बॉम्बे प्रांत से, जिनकी संख्या 38 थी। आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वैसे तो अनेक प्रश्न है, लेकिन मैंने जो 3 पूछे गए हैं प्रथम अधिवेशन थे और इसकी स्थापना से, वो क्वेश्चन लिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1885। पूरी डेट 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। मैंने अभी बताया था 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? अभी बताया था 72 ने लिया था। और सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? बॉम्बे प्रांत से थे। कितने थे? ये 72 थे। और 1885 में बॉम्बे में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भौमेश चंद्र बनर्जी ये अध्यक्ष थे। और मैं सचिव की बात करूं, ये कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, जो इसके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसवेरी पर्व निम्नलिखित है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये इतना इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। यह नृत्य घर के जो मृतक मुखिया को समर्पित है, मतलब उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ये मनाया जाता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है, ये एसएससी में अनेक बार पूछा गया है। तो ये कहाँ बनाया जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनाया जाता है। और आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो घर के दिवंगत जो मुखिया होते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1326 ईसा पूर्व में। कब किया था?
326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर से संबंधित ये फैक्ट और याद रखना, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर ने पंजाब जो झेलम और चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक कौन थे? पोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झेलम या बितिस्ता के युद्ध में हराया था। सिकंदर ने, या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं इसे, 3 नामों से जाना जाता है। झेलम, बितिस्ता, मतलब 3 नामों से जाना जाता है। और इसमें सिकंदर ने पोरस के शासक को हराया था, मतलब पोरस को हराया था। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। तो आपको इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिक्की की स्थापना अनेक बार पूछी जाती है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का गठन डैश में किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1927 में। इसका गठन किसने किया था? इसका गठन 1927 में फिक्की की स्थापना किसने की थी? जीडी बिड़ला ने और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। महात्मा गांधी जी की सलाह पर इन्होंने की थी। कब? 1927 में। और फिक्की का मुख्यालय याद रखना, ये दिल्ली में स्थित है। तो आपको इतना याद रखना और फिक्की के बारे में आप और पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 50। हम जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो 36 से 51 तक के अनुच्छेदों में है। और पूछा जाता है, इन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अंग्रेजी में शॉर्ट में DPSP कहते हैं। पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत ने कहाँ से लिए थे? भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। लेकिन CHSL में पूछा गया था एक बार कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए थे, लेकिन आयरलैंड ने भी किस देश से लिए थे? तो आयरलैंड ने इन्हें स्पेन के संविधान से लिया था। स्पेन से आयरलैंड ने लिया था और आयरलैंड से भारत ने लिया था। तो आपको इतना याद रखना है। और हमने तो कहाँ से लिए? हमने तो आयरलैंड से लिए हैं, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे। तो इसे भी याद रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया है। अब जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, वो आर्टिकल 50 है आपका। और पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो।